नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं कार्यपालिका से जुड़ी खबर के साथ। हाल के दिनों में उपकरों और अधिभारों पर केंद्र की अत्यधिक निर्भरता के कारण राज्यों की वित्तीय स्थिति के समक्ष जोखिम उत्पन्न हुआ है। दरअसल केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से राज्यों का हिस्सा वित्त वर्ष 2019 के 36.6% से कम होकर वित्त वर्ष 2020 में 32.4% हो गया है। ये 14वें वित्त आयोग की 42% की अनुशंसा से बहुत कम है। आपको ये बता दें कि 14वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि केंद्र सरकार अपने कर राजस्व का 42% हिस्सा राज्यों को आवंटित करे। दरअसल अनुच्छेद 270 केंद्र को उपकर और अधिभार आरोपित करने की अनुमति प्रदान करता है, जिसे केंद्र को राज्य सरकारों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपकर किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अधिरोपित किया जाता है, वहीं अधिभार करों पर आरोपित एक कर है। हालांकि इन दोनों की प्रकृति अस्थायी होती है। जैसे स्वच्छ भारत पहलों के वित्तीयन के लिए स्वच्छ भारत उपकर लगाया जाता है। 50 लाख रुपए से अधिक आय होने पर 10% अधिभार आरोपित किया जाता है। अधिभार की उगाही के समय उसके उद्देश्य को निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये संघ सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वे अधिभार के माध्यम से उगाए गए धन का उपयोग किस लिए करती हैं। आइए अब इस संबंध में राज्यों की चिंताओं को भी जान लेते हैं। राज्य इन करों की स्थायी प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। राज्यों की मांग है कि या तो इन्हें समाप्त कर दिया जाए या एक अवधि से आगे जारी रखे जाने की स्थिति में उन्हें विभाज्य पूल का हिस्सा बनाया जाए। केंद्र उपकरों का उपयोग राज्यों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि कृषि पर कृषि कल्याण उपकर लगाकर और स्वच्छता पर स्वच्छ भारत उपकर लगाकर। अगली खबर स्वास्थ्य से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर आधारित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने जूनोटिक रोगों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार अधिकांश उभरते हुए संक्रामक रोग जूनोटिक हैं। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान ने जारी की है। इस रिपोर्ट में जूनोटिक रोगों की बढ़ती प्रवृत्ति को बताया गया है। पशु से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग या जूनोसिस कहते हैं। जूनोटिक रोग जीवाणु, विषाणु या परजीवी से फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे इबोला, मलेरिया, रेबीज, कोविड-19 आदि। आइए अब इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्षों को समझते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों में ज्ञात संक्रामक रोगों का लगभग 60% पशुजनित है। इसके साथ उभरते हुए संक्रामक रोगों का 75% जूनोटिक है। जूनोटिक रोग के लिए पहचाने गए 7 मानव जनित कारक हैं: पशु प्रोटीन की बढ़ती मांग, गहन और अनसस्टेनेबल कृषि में वृद्धि, वन्यजीव के उपयोग में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का असंधारणीय उपयोग, यात्रा और परिवहन, खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन संकट आदि। उभरते हुए जूनोटिक रोगों से मानव और पशु स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है। इस रिपोर्ट में वन हेल्थ अप्रोच पर बल दिया गया है। वन हेल्थ अप्रोच के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पर्यावरण विशेषज्ञता को संयुक्त कर जूनोटिक रोग के प्रकोप और महामारियों की रोकथाम के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया जाता है। इस रिपोर्ट में वन हेल्थ अप्रोच के लिए सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि जूनोटिक रोगों के संदर्भ में वैज्ञानिक जांच का विस्तार करना, सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना, जैव सुरक्षा में सुधार करना आदि। अगली खबर कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से संबंधित है। सरकार द्वारा देश में नैनो आधारित कृषि इनपुट्स और खाद्य उत्पादों के मूल्यांकन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा ये निर्देश जैव प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से अंतर मंत्रालयी सहयोग से जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इन दिशा निर्देशों के उद्देश्य। कृषि और मानव उपभोग हेतु उत्पादों के विकास में शोधकर्ताओं की सहायता करना, नैनो आधारित कृषि और खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए विनियामकों की सहायता करना, इन क्षेत्रों में नवीन नैनो आधारित सूत्रीकरण और उत्पादों को विकसित करने के लिए भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और उद्योगों को प्रोत्साहित करना। आइए अब जानते हैं इन दिशा निर्देशों की प्रमुख विशेषताएं। इन दिशा निर्देशों में नैनो पदार्थ, नैनो कृषि इनपुट उत्पादों और नैनो कृषि उत्पादों को परिभाषित किया गया है। ये मुख्य रूप से कीटनाशी अधिनियम 1968,
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे उत्पादों के विनियमन का प्रावधान करते हैं। वर्तमान में ऐसे उत्पादों को विनियमित करने के लिए कोई विशेष प्रावधान मौजूद नहीं है। इन दिशा निर्देशों में मानव स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा और अपशिष्ट निपटान आदि सुनिश्चित करने के लिए रक्षोपायों की व्यवस्था की गई है। जिन उत्पादों में नैनो पदार्थ प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं, उन पर ये दिशा निर्देश लागू नहीं होंगे। आइए जानते हैं कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के क्या लाभ होंगे। यदि कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर रासायनिक उर्वरक के बजाय नैनो पोषक तत्वों का उपयोग किया जाए तो भौम जल में हानिकारक पोषक तत्वों के प्रवेश को रोका जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है। ये बढ़ती आबादी की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पादप उत्पादकता में वृद्धि और बेहतर फसल सुरक्षा में सहायक हो सकती है। आइए अब समझते हैं इस खबर में शामिल मुख्य शब्दों की परिभाषाएं। नैनो पदार्थ। नैनो पदार्थों को ऐसे पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका आकार नैनो स्केल में 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है। नैनो स्केल में किसी भी पदार्थ के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप उसके आयामों के प्रभाव के कारण बेहतर गुण या घटना को प्रदर्शित किया जाता है, भले ही ये आयाम नैनो स्केल रेंज से परे हों। नैनो कृषि इनपुट उत्पाद NAIP ये एक प्रकार की कृषि इनपुट तैयारी है जिसमें खेती के उद्देश्य से फसलों में नैनो पदार्थों का अनुप्रयोग किया जाता है। नैनो कृषि उत्पाद NAPs। NAP एक ऐसी कृषि तैयारी है जिसमें नैनो पदार्थों का उपयोग पोषण वितरण के साथ ही भोजन या खाद्य एवं उनके अनुपूरकों में खपत या अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। अगली खबर अनुबंध कृषि से संबंधित है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुबंध कृषि के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी। ये दिशा निर्देश मूल्य आश्वासन व कृषि सेवाओं के करारों के लिए किसानों का सशक्तिकरण और संरक्षण अध्यादेश 2020 के तहत जारी किए गए हैं। इस अध्यादेश को पिछले महीने ही लाया गया है। इसके तहत कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जैसे इसके तहत मौखिक समझौतों को अमान्य ठहराया गया है और कहा गया है कि उन्हें स्थानीय भाषा में लिखा जाना चाहिए। ऐसे अनुबंध एक फसल ऋतु और अधिकतम 5 वर्षों के लिए मान्य होंगे। इस प्रकार के अनुबंध में खेत की प्रकृति, भू क्षेत्र का आकार, किसान का पता स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए। ऐसे अनुबंध भूमि धारक किसानों, किसान उत्पादन संगठनों और बटाईदारों के साथ किए जा सकते हैं। किसानों को आपूर्ति किए गए इनपुट्स के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए प्रायोजक उत्तरदायी होगा। प्रायोजक द्वारा प्रदान किए गए इनपुट्स को समझौते में तय हुए उत्पादों के अलावा किसी अन्य संदर्भ में उपयोग नहीं करेगा। प्रायोजकों को भू स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने या उसे प्रयोग में लाने की अनुमति नहीं होगी। आइए जानते हैं इस कदम के उद्देश्य क्या हैं। किसानों को थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खुदरा व्यापारियों के साथ अनुबंध को बढ़ावा देना है। साथ ही इसमें किसानों के संरक्षण और सशक्तिकरण हेतु कृषि समझौतों के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा स्थापित किया गया है। इसके अलावा अनुबंध कृषि को सुविधाजनक बनाना भी इसका उद्देश्य है। अनुबंध कृषि के तहत एक निजी क्रेता द्वारा एक फसल ऋतु के आरंभ में किसी फसल को खरीदने के लिए एक निश्चित मूल्य पर किसानों के साथ अनुबंध किया जाता है। इससे बाजार की अस्थिरता का जोखिम किसान से कॉरपोरेट प्रायोजक पर स्थानांतरित हो जाता है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स की सामग्री को अपने दायरे में लाना चाहता है। वर्तमान में डिजिटल रूप से प्रसारित किए जाने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY के दायरे में आते हैं। OTT का संबंध यानी ओवर द टॉप का संबंध उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से फिल्मों और टेलीविजन सामग्री के ऑनलाइन प्रसारण से है। इसमें पारंपरिक केबल या उपग्रह आधारित प्रसारण का उपयोग नहीं होता है। हाल ही में लॉकडाउन के कारण नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स की ग्राहकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि भारत में अभी भी उभरते मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने के लिए कोई स्पष्ट ढांचा उपलब्ध नहीं है। OTT सामग्री केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधीन भी नहीं आती है। वर्तमान समय में 5 प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रिंट, रेडियो, टीवी, फिल्म और OTT हैं। इनमें से 4 किसी न किसी विनियामक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, जबकि OTT यानी ओवर द टॉप अभी तक किसी भी स्पष्ट विनियमन के अधीन नहीं है। इससे पहले वर्ष 2018 में MeitY ने ओवर द टॉप मीडिया सेवाओं को स्वविनियमन करने का पालन करने के लिए कहा था।
इस संबंध में इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एक गैर लाभकारी निकाय, ने ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री प्रदाताओं के लिए स्वविनियमन के लिए एक संहिता की घोषणा भी की थी। इसने ऐसी सामग्री को प्रतिबंधित किया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के प्रति अनादर या आतंकवाद और हिंसा के अन्य रूपों को बढ़ावा देती है या प्रोत्साहित करती है। गौरतलब है कि भारतीय दंड संहिता 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधान OTT पर लागू होते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। केंद्र सरकार विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर आरोपित समकारी लेवी के लिए समय सीमा में विस्तार नहीं करेगी। वर्ष 2016 में इक्वलाइजेशन लेवी की शुरुआत की गई थी। भारत में स्थायी प्रतिष्ठान यानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के बिना सेवा प्रदान करने वाली अनिवासी कंपनियां जब डिजिटल विज्ञापन सेवाओं के लिए कोई भुगतान प्राप्त करती हैं और यदि वे एक वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक हो तो उस पर लगने वाले कर को इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं। वर्ष 2020-21 के बजट में इसका विस्तार ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों तक किया गया था जो भारतीय ग्राहकों को अपने दायरे के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए से अधिक की वस्तुएं या सेवाएं विक्रय करती हैं। इस उद्देश्य के लिए कर की दर 2% है और ये 1 अप्रैल से लागू हुई है। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2017 में इस कानून का अधिनियमन किया था। इसका उद्देश्य दंडात्मक उपायों के माध्यम से ईरान, रूस और उत्तर कोरिया की आक्रामकता का मुकाबला करना है। इसके अंतर्गत ऐसे दंडात्मक प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं जिन्हें अमेरिका इन देशों से रक्षा, ऊर्जा, तेल पाइपलाइन और साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेन देन करने वाले किसी भी देश पर आरोपित कर सकता है। अमेरिका ने हाल ही में संकेत दिया है कि LAC पर चीन के साथ जारी गतिरोध के बावजूद भारत द्वारा रूसी हथियारों की खरीद काटसा के तहत प्रतिबंधों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। कुवैत ने एक्सपेक्ट कोटा विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य कुवैत में विदेशियों को नियोजित करने के लिए एक कोटा प्रणाली की शुरुआत करना है ताकि देश में विदेशी कामगारों की संख्या को कम किया जा सके और कुवैत के मूल लोगों और अप्रवासियों के मध्य जनसंख्या अनुपात को संतुलित किया जा सके। इस विधेयक के अनुसार भारतीय प्रवासी समुदाय की आबादी कुवैत की जनसंख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। ये विधेयक कुवैत में भारतीयों की उपस्थिति को 7 से 8 लाख तक कम करेगा। साथ ही इससे भारत की विप्रेषण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। गोल्डन बर्डविंग यानी ट्राइडस एआकस, ये एक हिमालयी तितली है। ये भारत की सबसे बड़ी तितली भी है। इससे पहले 88 वर्षों से सदर्न बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता था। मादा गोल्डन बर्डविंग उत्तराखंड के दीदीहाट में पाई जाती है और सबसे बड़ा नर मेघालय के शिलोंग के वानखर तितली संग्रहालय में है। इसके पंखों का आकार 194 मिलीमीटर होता है। साइबेरियाई स्टेपी में मौसम परिवर्तन। नासा ने रूस के कुलुंडा स्टेपी क्षेत्र में महत्वपूर्ण मौसमी परिवर्तनों को रेखांकित किया है। कुलुंडा स्टेपी एक विशाल समतल और वनविहीन घास का मैदान है। यूरेशिया के समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित शुष्क और विशाल घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। स्टेपी अर्धशुष्क क्षेत्र हैं। यहाँ प्रतिवर्ष 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यूरेशियन स्टेपी विश्व का सबसे बड़ा समशीतोष्ण घास का मैदान है। ये हंगरी से चीन में मंचूरिया मैदान तक विस्तृत है। गेहूं की अत्यधिक पैदावार होने के कारण स्टेपी को विश्व का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क होगा। इसके लिए भारतीय रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी खाली भूमि का उपयोग करके रेलवे स्टेशनों को सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना निर्मित कर रहा है। इसके साथ ही ये ऊर्जा के संदर्भ में आत्मनिर्भर होने वाला प्रथम परिवहन इकाई बन जाएगा। नासा के लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के अनुसार चंद्रमा पूर्व अनुमान से कहीं अधिक धात्विक है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा की उपसतह में पूर्व अनुमान से कहीं अधिक मात्रा में लोहा और टाइटेनियम जैसी धातुएं विद्यमान हो सकती हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी में लौह ऑक्साइड की मात्रा चंद्रमा की तुलना में कम है।
ये चंद्रमा के उद्भव के उस प्रसिद्ध सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जिसके अनुसार लगभग 4.5 मिलियन वर्ष पूर्व मंगल ग्रह के आकार के समान एक प्रोटोप्लैनेट के पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी का एक खंड इससे अलग हो गया। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।